गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फ्राई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल क्विट को समझ लेते हैं। ट्राई टू बी अ रेनबो इन समवन्स क्लाउड। किसी के बादलों का इंद्रधनुष बनो। जहां पे ये क्लाउड है और रेनबो है, क्लाउड मीन्स है किसी की जिंदगी, किसी की लाइफ। जैसे बादलों में इंद्रधनुष जब भी हम देखते हैं दिल खुश हो जाता है, बादलों की शोभा बढ़ाता है कौन? इंद्रधनुष। वैसे आप किसी के जीवन में एक ऐसा इंसान जिसको आपकी जरूरत है, एक ऐसा इंसान जिसको आपकी मदद की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जो मुसीबत में है, एक ऐसा इंसान जो प्रॉब्लम में है, एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बुरा हाल है। अगर आप उसके जीवन में इंद्रधनुष बनकर मतलब कि उसके जीवन में खुशियां भर दो तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है, उसके जीवन में खुशियां आ सकती हैं, वो खुश रह सकता है। एक इंसान को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। एक इंसान को खुशी देना सबसे बड़ा पुण्य होता है। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी आप अगरबत्तियां लगा लो, कितने भी आप मंदिर में जाकर घुटने टेक लो, कितना भी आप माथा रगड़ लो, अगर आपको सच में भगवान की प्राप्ति करनी है तो वो इंसानों के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? इंसानों के अंदर मिलेगी, क्योंकि परमात्मा को पिता का रूप दिया गया है, परमात्मा को पिता का रूप दिया गया और पिता की जान अपने बेटे में बसती है। इस संसार में हर एक इंसान भगवान का बेटा है और हर एक इंसान भगवान के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में भगवान की दुआ चाहिए तो इंसानों की सहायता करना सीखो, इंसानों की मदद करना सीखो। जिस दिन एक किसी इंसान ने आपको खुश होकर कोई दुआ दे दी, समझ लो भगवान से दुआ मिल गई। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। एक इंसान जब अपने मुसीबत में होता है ना तो सिर्फ भगवान को पुकारता है। किसको पुकारता है? भगवान को पुकारता है, भगवान को कोसता है। और जब कोई इंसान उसकी सहायता करने आता है, उनकी सहायता करता है, तो वो सोचता है कि भगवान ने आकर सहायता की है और भगवान समझ के आपको दुआएं देता है और वो दुआ आपको लग जाती है क्योंकि भगवान का काम आपने किया है। तो ऐसी कभी भी आपको सिचुएशन मिले जहां पे आप किसी इंसान की सहायता कर सको, किसी इंसान के जीवन में खुशियां ला सको, किसी इंसान की आंखों का आंसू ना बनो, किसी इंसान की मुस्कान बन सको, तो जरूर बनना। क्योंकि आज के टाइम में हर चीज ज्यादा ज्यादा है। जैसे बात करूं पॉपुलेशन की, बात करूं करप्शन की, बात करूं मनी की, बात करूं एजुकेशन की, बात करूं टेक्नोलॉजी की, बात करूं गाड़ियों की, हर एक चीज ज्यादा अगर कमी है तो किसकी है? इंसानियत की। कमी है तो किसकी है? इंसानियत की, प्रेम की, भावनाओं की, फीलिंग्स को समझने वालों की। तो जिसकी कमी है वो देने का काम करोगे तो जिंदगी में खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे। बस यही एक मंत्र है जिंदगी का कि खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, खुद जियो और जीने दो। बस इतनी सी बात से मैं अपना मोटिवेशनल क्विट को यहीं समाप्त करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा आपने बोर्ड पे लिखा देखा है बेसिक ऑफ टेंसेस, आप समझ गए होंगे कि जो बेसिक क्लास थी इंग्लिश ग्रामर की वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। किसके बारे में? टेंसेस के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर टेंसेस समझ में नहीं आते, इतने टाइप्स के होते हैं, इतना कुछ होता है, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, कब किसको लाना है, कब किसको लाना है, कुछ तो समझ में नहीं आता, गड़बड़ हो जाता है, हम बना नहीं पाते हैं। कभी कभी कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, उसके साथ कुछ और हो जाता है। अगर आज की क्लास आपने कंसेप्चुअल सीख ली, अगर आपने उसको कंसेप्ट से समझ लिया, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझ लिया, तो आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो लेके चलते हैं कि ये टेंसेस नाम का एक डिश है। टेंसेस नाम की क्या एक डिश है, इसको बनाना है। मैंने क्या कहा? टेंसेस नाम की एक डिश है, इसको क्या करना, हमें बनाना है, इसको कुक करना है, इसको पकाना है। अब पकाने के लिए डिश को अगर आपको ये नहीं पता कि उसमें क्या क्या डाला जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें क्या क्या पड़ता है, उसमें कौन कौन सी चीजों का यूज होता है, तब तक आप कोई डिश बना नहीं सकते। और जब भी आप कोई डिश बनाते हो तो आपका एक दिल करता है कि जो भी खाए बोले वाह मजा आ गया, आज तक जिंदगी में ऐसे कोई डिश नहीं खाई। मैंने क्या कहा? जब भी आप कोई डिश बनाते हो, जो लोग खाने वाले हैं, तो आपके अंदर एक आशा होती है, एक इच्छा होती है कि जब वो खाएंगे तो ये बोले वाह मजा आ गया, सच में बहुत प्यारा बनाते हो, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं खाया। तो आज हम क्या करेंगे? सभी मिलकर टेंसेस नाम की डिश बनाने वाले हैं और शायद ये इस विश्व में पहली बार डिश बनने वाली है टेंसेस नाम की। तो डिश बनाने के लिए रेडी रहिए, लेकिन उससे पहले सर टेंसेस में जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं वो तो बताइए। सर हम लेके बैठ जाएंगे भगोना और वो जो कुक करने वाला होता है चिमचा अमचा लेकर बैठ जाएंगे, हल्दी बल्दी लेकर बैठ जाएंगे, सर हमें यही नहीं पता उसमें पड़ता क्या है, तो हम कैसे बना पाएंगे? तो पहली बात है, पहली चीज है, हम ये देखेंगे कि टेंसेस के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज है जो टेंसेस में यूज होती है, कौन कौन सी चीज है जिनके बिना टेंसेस बन नहीं सकते, कौन कौन सी चीज है जिनके बिना टेंसेस को बनाना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आज की क्लास हमारी इसी बेस पर है कि टेंसेस के कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जिनका पता होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही
ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि टेंसेस को पकाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की नीड पड़ेगी, कौन कौन से टर्म्स की नीड पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जस्ट हम देखने वाले हैं कि टेंसेस के लिए कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक खुशी की बात यह है, जो लोग रेगुलर हमारी क्लासेस देख रहे हैं, जो लोग शुरुआत से जिन्होंने हमारी क्लासेस देखी है, मेरी क्लासेस देखी हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो कुछ भी टेंसेस में आने वाला है मैं पहले से पढ़ा चुका हूं। कुछ पार्ट है जो टेंसेस का ही है वो पढ़ाने वाले हैं, लेकिन 90% कवर मैं अपनी पुरानी क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप जाकर उन क्लासेस को समझ सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे वो नहीं पढ़ना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू इस क्लास में दे दूंगा, लेकिन इसके बाद आने वाली क्लासेस में टेंसेस की बेसिक टू एडवांस रहेगी, जो उनके टाइप्स हैं उसमें मैं आपको बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स उनको नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे पकाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो देखते हैं टेंसेस के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। अगर मैं बात करूं टेंसेस की, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम से है। अब सर टाइम से क्यों है? मैं आपसे पूछूं कि टेंसेस का मतलब टाइम से आपको क्यों लगता है, तो आप बोलोगे सर इसमें टाइम की बात होती है। कौन कौन से टाइम की बात होती है? आप बोलोगे सर एक टाइम तो हमें लगता है पास्ट जो बीत चुका है, जैसे मान लो एग्जांपल अभी 11 बज रहे हैं सर, 11 से पहले 10 बजाता है, 1 घंटा पहले, और 11 के 1 घंटे बाद 12 बजने वाला है सर, जो 10 है वो हमने उसको पहले बीत चुका है, उसमें हमने काम कर लिया है। बात समझ में आ रही है? 10 में हम 10 को हम गुजार चुके हैं, 10 जो था उसमें हमने अपनी लाइफ गुजार चुकी, इसमें हमने क्या किया था क्या नहीं किया था हमें याद है, उससे हम आगे बढ़ चुके हैं, 11 पे आ गए हैं। 11 हमारा क्या सर प्रेजेंट चल रहा है, अभी इसमें हम अभी काम कर रहे हैं। और जो 12 है, 12 आने वाला है सर, इसमें तो अभी हम एंटर भी नहीं हुए हैं, हमें पता नहीं है इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सर 10 के बारे में हमें पता है, उसमें हमने क्या किया था, ठीक है। और 11 में अभी हम कर रहे हैं, जैसे मान लो 10 बजे मैंने खाना खाया, तो मैंने 10 बजे खाना खाया, वो कैसा हो चुका है, बीत चुका है, उसको मैं यूटिलाइज कर चुका हूं। 11 की बात करूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, तो ये मेरा प्रेजेंट में चल रहा है। 12 की बात करूं, आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, क्या पता क्लास 12 बजे तक चले, क्या पता मैं रेस्ट करूं। मतलब कि 3 टाइम होते हैं, एक तो होता है आपका पास्ट, एक होता है आपका प्रेजेंट, और एक आपका होता है फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? टेंसेस को मतलब टाइम कहा जाता है। टाइम 3 होते हैं, एक पास्ट जो बीत चुका है, जिसको आपने पहले, जिसमें अपना समय गुजार चुका है, प्रेजेंट जिसमें आप समय गुजार रहे हो, जो भी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है, जिसमें अभी समय नहीं गुजारा है, आपको नहीं पता उसमें क्या होने वाला है। पास्ट में आपने जो किया था वो आपको पता है, प्रेजेंट में जो हो रहा है वो आप कर रहे हो, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो आपको नहीं पता। 3 टाइम आपके सामने है। टेंसेस का मतलब है टाइम, मतलब पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बात समझ में आ गई? सर इसका एक मतलब और है, क्या मतलब है सर? टेंसेस का मतलब वर्क भी होता है। मैंने क्या कहा? टेंसेस का मतलब वर्क भी होता है। अब सर ये वर्क क्या है? वर्क मींस काम, मतलब आपने कोई काम किया है, कब किया है, कितना हुआ था, कितना नहीं हुआ था, कितना हो चुका है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपका फ्रेंड राम है, राम और आप मिलकर एक असाइनमेंट्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपको असाइनमेंट मिला है, अपना असाइनमेंट कर रहे हो, राम अपना असाइनमेंट कर रहा है, 5 दिन का टाइम मिला, असाइनमेंट बड़ा है। आपने राम से पूछा कि भाई कितना असाइनमेंट हो गया। अब राम क्या कर रहा है, लगा पड़ा, उसको ये नहीं पता काम कितना हुआ है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो 100% काम करना है, राम लगा पड़ा है, उसको ये नहीं पता है काम कितना हुआ है, उसका फोकस सिर्फ इस पे है कि मुझे काम करना है, कितना हुआ उसको फोकस नहीं किया उसने। आप उससे क्वेश्चन करोगे भाई कितना काम हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं पता कितना हुआ, बस मैं कर रहा हूं। उसने क्या बोला कि काम चल रहा है, मुझे नहीं पता कितना हुआ है। तो जो काम आपको नहीं पता होता उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित, जो निश्चित ना हो कि कितना हुआ, जो फिक्स ना हो कितना हुआ है, जो डेफिनेट ना हो, मतलब कि जिसे डिफाइन न किया जा सके कि काम कितना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। सर दूसरा काम क्या होता है? इसमें 4 काम होते हैं, ठीक है। दूसरा काम ये होता है, जैसे आपने पूछा राम से कि भाई कितना काम हुआ, उसने बोला भाई काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है, मैं काम कर रहा हूं। जो काम कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जो काम लगातार चल रहा है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। मतलब उसने ये बोला कि भाई काम पूरा तो नहीं हुआ लेकिन अभी चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। सर तीसरा क्या होता है? आपने राम से पूछा कुछ दिन और बाद कि भाई कितना काम हुआ, उसने बोला भाई मैंने काम कर लिया है, मेरा काम हो चुका है, मैंने काम कर लिया है। मतलब कि जो काम फिनिश हो चुका है, जो काम कैसा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसे बोलते हैं परफेक्ट। उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट,
ठीक है। एक और होता है जिसका ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टेंसेस पढ़ रहे हो सर। वो चौथा काम क्या होता है? वो काम ये होता है, उसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। रुक जाओ समझाऊंगा इसको भी। मतलब कि आपने फिर राम से कॉल किया, आपने पूछा भाई काम कैसा हुआ, तो बोलेगा भाई देख मैंने शुरुआत तो कर दिया 2 दिन पहले से ही, मतलब छुट्टी हुई इसके 2 दिन पहले से मैंने शुरुआत कर दिया लेकिन अभी तक काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। उसने क्या बोला कि 2 दिन से मैं काम कर रहा हूं, अभी भी काम चल रहा है। जो काम आपको पता हो कब से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा हो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई? इंडेफिनिट मतलब कि जिस काम का आपको पता ही नहीं है कितना हुआ है, जो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, उसे इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है, जो काम कंटिन्यूअस पे है, जो काम अभी भी चल रहा है, लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस। परफेक्ट जो काम हो चुका है, जिस काम को कर लिया है, उसे बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि कुछ काम आपने पहले शुरू किया था, पास्ट में शुरू किया था लेकिन अभी तक चल रहा है। बात सुनना, कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया था, कब शुरू किया था आपको पता है? 2 दिन पहले शुरू किया था, मंडे को शुरू किया था, सोमवार को शुरू किया था, 1987 में शुरू किया था, लेकिन अभी तक आप उस काम को कर रहे हो, उसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा कि 3 टाइप के टाइम्स होते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। मैंने क्या कहा? 3 टाइप्स के टाइम होते हैं, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, जिसमें आपने काम कर लिया है या फिर जिसको आप देख चुके हो, वो आपका पास्ट हो गया। प्रेजेंट मतलब जिसमें अभी आप चल रहे हो, जिसमें काम कर रहे हो, प्रेजेंट हो गया। और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, जिसके बारे में सिर्फ आप सोच सकते हो, ना तो आपने उसको देखा है और उसमें क्या होने वाला है आपको नहीं पता, आप उसको सिर्फ सोच सकते हो कि फ्यूचर में मैं ये करने वाला हूं, 1 घंटे बाद मैं ये करने वाला हूं। तो 3 टाइम आपके सामने है। वर्क की बात करूं, वर्क मैंने आपको बता दिया होता है इंडेफिनिट मतलब कि जो निश्चित ना हो, कंटिन्यूअस जो लगातार चल रहा हो, परफेक्ट जो पूरा हो चुका हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि आपने कोई काम पहले शुरू किया था लेकिन अभी तक चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो ये आपके वर्क है, ये आपके टाइम है। सर आपने इसको बीच में क्यों लिखा है? ये वर्क इसके हैं कि इसके हैं कि इसके हैं? तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप पास्ट का काम करो तब भी वर्क यही है, और अगर आप प्रेजेंट का काम कर रहे हो तब भी वर्क यही है, मतलब प्रेजेंट का टाइम है तब भी वर्क यही है, और फ्यूचर में कोई काम करोगे तब भी वर्क यही रहेंगे। मतलब आप सर ये कहना चाहते हो कि पास्ट के 4 टेंसेस ये हो गए, प्रेजेंट के 4 ये हो गए, फ्यूचर के ये हो गए। हाँ जी, एक होता है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट के 4 और फ्यूचर के 4, 3 4 12 मतलब कि आपके 12 टेंसेस होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? टेंसेस मतलब टाइम और वर्क। टेंसेस मतलब टाइम और वर्क। टाइम बता दिया मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वर्क बता दिया इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतनी सी बात समझ में आ गई? मतलब कि आपको 12 के 12 टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हो, टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब। ये तो मैंने आपको एक ढांचा बता दिया कि इसमें होता क्या क्या है, कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट्स है तो वो है वर्ब। जैसे आपको मटर पनीर बनानी है, मटर ही नहीं है तो मटर पनीर कहां से बनेगी? तो जो मटर पनीर में मटर का काम करती है वही टेंसेस में किस कौन काम करता है? वर्ब काम करती है। जैसे मटर पनीर के लिए मटर जरूरी है, वैसे टेंसेस के लिए वर्ब जरूरी है। बिना वर्ब के टेंसेस का पकवान नहीं बन सकता। मैंने क्या कहा? बिना वर्ब के टेंसेस का पकवान नहीं बन सकता। ये तो आपने सिर्फ ढांचा देख लिया कि उसमें कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, कौन कौन से स्टेज आने वाले हैं। जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के ये चारों पार्ट आने वाले हैं, मतलब कि 12 टेंसेस आप पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ रही है? ये आपने देख लिया कि आप कौन कौन सी स्टेजेस से जाने वाले हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब है। जिसने पहले मेरी क्लास देखी है उसको दोनों टाइप्स के वर्ब पता है। मेन वर्ब की मैंने क्लास ली है, हेल्पिंग वर्ब की भी क्लास ली है। जिसको डीपली समझना है वर्ब के बारे में, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो जाकर उस क्लास को ले सकते हैं। जिनको शुरुआत करनी है यहीं से तो वो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं वर्ब का। ठीक है, मैंने क्या कहा? जो टेंसेस होता है, अगर इसकी आपको परिभाषा पूछी जाए कि टेंसेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो इसको बोला जाता है अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मैंने क्या कहा? टेंसेस को डिफाइन कैसे करोगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो सेट ऑफ वर्ब्स फॉर्म। सर ये तो रटवाने वाला हो गया, इससे हम रट लेंगे सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, मतलब वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है? टेंसेस कहा जाता है। सर इसको समझाओ। ठीक है, देखो जो टेंसेस है वो डिपेंड करता है वर्ब पे। अगर आपका वर्क है
कब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, टेंसेस कौन से टाइम का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, हर एक चीज डिपेंड करती है किस पर, वर्ब पर। मेरी बात समझ में आ रही है? टेंसेस में वर्क और टाइम, कितना वर्क हुआ है, अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है या पता नहीं कितना हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, पास्ट में हो, फ्यूचर में होगा, पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। वो डिपेंड किस पे करता है, वर्ब पे डिपेंड करता है। अगर आपने वर्ब अच्छे समझ ली तो टेंसेस आपको समझ में आ जाएंगे। एक एक चीज पे फोकस करना है, एक एक चीज समझाने वाला हूं। तो मैंने क्या कहा, टेंसेस मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वर्ब्स फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म्स है उनका सेट, उसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। सर इससे आप क्या समझना चाहते हो? सर वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती है, जिन्होंने पहले वीडियो देखी होगी, जिन्होंने पहले क्लास ली होगी, उनको पता है वर्ब्स की फॉर्म्स क्या होती हैं। फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं। मैंने आपसे बोला था वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं, वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं, V1 V2 V3 V4 V5, V1 V2 V3 V4 V5। जिनको पहले क्लास ली उनको पता है कि ये दो वर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 की फॉर्म होती है बेस फॉर्म। कौन सी होती है बेटा? बेस फॉर्म होती है। सर ये क्या होता है? जिन्होंने क्लास ली उनको पता है कि ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म होती है। कौन सी होती है? प्लूरल फॉर्म होती है, ठीक है। और जो V5 होती है ये भी आपकी बेस फॉर्म होती है। सर दो दो बेस फॉर्म क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। एक चीज ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि वर्ब्स की 5 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? V1 V2 V3 V4 V5। मैंने कहा जो V1 है वो आपकी बेस फॉर्म होती है, मतलब प्लूरल फॉर्म। V5 है वो आपकी बेस फॉर्म होती है, मतलब सिंगुलर फॉर्म। सर V2 क्या होता है और V4 क्या होता है? सर V2 क्या होता है और V4 क्या होता है? V2 आपकी होती है पास्ट फॉर्म। क्या होती है? पास्ट फॉर्म। सर ये क्या होता है? इसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। B3 क्या होता है आपका? B3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। B3 क्या होता है आपका? पास्ट पार्टिसिपल। B4 क्या होता है? B4 आपका होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान समझना। मैंने आपको वर्ब्स की 5 फॉर्म दी है, आपने 3 पढ़ी होंगी, V1 V2 V3। मैं आपको पढ़ाता हूं V4 V5, क्योंकि आपके टेंसेस में सभी का यूटिलाइजेशन है। मैंने बोला V1 आपका होता है बेस फॉर्म, मतलब प्लूरल। जब भी वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में होती है उसे हम बोलते हैं V1। V2 मतलब पास्ट फॉर्म, जो बीत चुका है उसमें जो फॉर्म्स आती है उन्हें बोलते हैं V2। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आपकी ING वाली फॉर्म आती है। इतना समझ में आ गया होगा, ING वाली फॉर्म आती है। B5 मतलब ये बेस फॉर्म होती है, जैसी वर्ब दिखती है, लेकिन कौन से फॉर्म में होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे मैं कोई मैन वर्ब लूं, अगर मैं लेता हूं गो, तो B1 जैसी है वैसी आ जाएगी, बेस फॉर्म है, गो आ गई, ठीक है। B2 क्या हो जाएगा? गो का सेकंड फॉर्म क्या होती है? सर बेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? सर गो के साथ ING लगाना है, गोइंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? सर गो प्लूरल है। वर्ब, जब भी वर्ब्स को हम सिंगुलर बनाते हैं तो मैंने बताया था या तो S लगाते हैं या ES लगाते हैं, तो गो के साथ क्या आएगा? ES आएगा। बात समझ में आ रही है? वर्ब्स जैसी आपको दिखती हैं, जो उनकी नेचुरल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? प्लूरल होती है। जब उनको आप सिंगुलर बनाते हो तो आपको S या ES लगाना पड़ता है। बी की 5 फॉर्म आपके सामने है, मैंने एग्जांपल दे दिया। जैसे गो की बात करें, जो गो है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में है, ऐसा ही दिखता है, गो मीन्स जाना होता है, गो। ये कौन से फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में है। इसको बनाया सिंगुलर तो क्या लगा दिया? ES लगा दिया। फिर वेंट आया, गॉन आया, गोइंग आया। इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई? सर इतना तो समझ में आ गया हमें कि वर्ब्स की 5 फॉर्म होती है, कौन कौन सी होती है, उनको कैसे बनाया जाता है। सर आगे क्या है? आगे क्या है? अब देखो, आपने देख लिया वर्ब्स की फॉर्म कौन कौन सी होती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको समझ में ना आए वो एक बार जाकर वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे डीपली नहीं समझा सकता, क्योंकि हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं किसका? टेंसेस का। अगर मैं यहाँ पे डीपली समझा दूंगा तो क्लास वही हो जाएगी जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको अच्छे समझना है तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, टेंसेस के लिए वर्ब्स की फॉर्म जरूरी है। वर्ब्स की फॉर्म मैंने आपको समझा दी, लेकिन टेंसेस के लिए एक चीज जरूरी और है, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सर इसके बारे में आपने अच्छे से बताया था, इसके बारे में हम जानते हैं। मैंने बोला क्या जानते हो? आप बोलोगे सर ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो बोला था आपने प्राइमरी होती है, मैंने कहा और आपने बोला था कि एक मॉडल होती है, ठीक है। एक तो प्राइमरी वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स होती है। किसके टाइप होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के। अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो आपको प्राइमरी वर्ब्स ही पढ़नी है। अगर टेंसेस चैप्टर की बात करूं तो आपको सिर्फ प्राइमरी वर्ब्स पढ़ना है, मॉडल वर्ब्स आपके टेंसेस में नहीं आती। बात सुनना, मॉडल वर्ब्स आपके टेंसेस में नहीं आती, आपको क्या पढ़ना है? प्राइमरी वर्ब्स पढ़नी है। लेकिन मॉडल वर्ब्स में से
विल या शैल का यूज होगा। तो हमें क्या पढ़ना है, प्राइमरी वर्ब्स जितनी भी है बी की फॉर्म्स मैंने बताई थी, दोबारा सुन लो। बी की जो फॉर्म्स होती है वो होती है इज, एम, आर, वाज और वर, उसके बाद बीइंग और बीइंग। सर आपने इतनी बताई थी बी की फॉर्म्स, मैंने क्या बोला, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, ठीक है। अगर डू की बात करें, डू की मैंने बताई थी डू, डज और डिड, ठीक है। वैसे ही हैव की फॉर्म्स होती हैं, हैव का मैंने बताया था हैज, हैड और खुद हैव, ठीक है। ये आपकी प्राइमरी वर्ब्स होती है, मैंने बताया था 3 टाइप्स की होती है, एक होता है बी, एक होता है डू, एक होता है हैव। आपके सामने है, बी की होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। डू की होती है डू, डज, डिड। हैव की होती है हैज, हैव, हैड। अब मॉडल की बात करें तो मॉडल्स में तेरे वर्ब्स होती है, जैसे कैन, कुड, माइट और ऑट टू, डेयर, उसके बाद आपका विल, वुड, शैल, शुड, बहुत सारी तेरे वर्ब्स, तेरे मॉडल्स होती हैं। लेकिन इनमें हमें पढ़ना है कितनी, सिर्फ 2, विल एंड शैल। बस आपका हेल्पिंग वर्ब्स में इतना ही आने वाला है, और जो मेन वर्ब्स हैं वो टेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब्स में कौन सा भी आ सकता है टेंसेस में। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बताया था, सब्जेक्ट के बारे में। सर आपने बताया था सब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, अच्छी बात है। सब्जेक्ट किसका होता है, सर आपने बताया था वर्ब का होता है। अब सब्जेक्ट के जब सब्जेक्ट आया है तो सर वर्ब भी आती है, ठीक है। वर्ब आती है, वर्ब मैंने बता दी, उनसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है, वर्ब भी आती है, एंड बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है। सर ऑब्जेक्ट क्या बताया था आपने, ऑब्जेक्ट बताया था मैंने नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है वैसे ही। लेकिन ऑब्जेक्ट 2 चीजों का होता है, एक तो होता है वर्ब का और एक होता है प्रीपोजिशंस का। ध्यान रखना, मैंने पहले क्लास में सब बता चुका हूं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, वर्ब्स की फॉर्म्स का। अब हम आते हैं टेंसेस पे। किस पे आते हैं, टेंसेस पे। अब देखना, अगर आपको टेंसेस 12 के 12 पढ़ने हैं, मैंने क्या बोला, अगर आपको 12 के 12 टेंसेस पढ़ने हैं तो जो टेंसेस की वर्ब है, हर एक टेंस में वर्ब डिफरेंट होती है। मैंने क्या बोला, 12 के 12 टेंसेस कौन कौन से, प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट के 4, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस। मतलब कि अगर आपको 12 के 12 टेंसेस पढ़ने हैं तो हर टेंस में अलग वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेगी। मैंने क्या कहा, हर टेंस में अलग वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेगी। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगी। ध्यान रखना, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगी। सर इससे आप क्या समझना चाहते हो, आप क्या बताना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी का यूज ना करो, अगर आप ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, था, थी, थे, मतलब अगर आप इनका यूज ना करो, हिंदी से इंग्लिश ना बनाओ, तब भी आप टेंसेस को समझ सकते हो। मैंने क्या कहा, टेंसेस को समझने के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा, हिंदी से अप्रोच किया, आपको हिंदी की इंग्लिश बनाना सिखाया गया, आपको बताया गया कि जिन वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जिन वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो आपका कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जिन वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर आप हिंदी से अप्रोच करोगे, अगर आप हिंदी वाला अप्रोच करोगे, इस तरीके से समझोगे, तो आपका कंपटीशन में टेंसेस बहुत बुरी तरह आपको पर पछाड़ने वाला है, या आपको बहुत परेशान करने वाला है। मैंने क्या कहा, अगर आप हिंदी से अप्रोच करोगे, हिंदी से सीखने की कोशिश करोगे, तो टेंसेस आपको बहुत बुरी तरह मात देने वाला है, बहुत बुरी तरह पछाड़ने वाला है, आपको बुरी तरह हराने वाला है। अगर टेंसेस पे काबू करना है तो आपको इंग्लिश से अप्रोच करना पड़ेगा। किससे अप्रोच करना पड़ेगा, इंग्लिश से। हिंदी का तो आपको यूटिलाइजेशन करना ही नहीं है। देखो, इंग्लिश रूल्स पर बेसिस है, इंग्लिश किस पे बेसिस है, रूल्स पे बेसिस है, कंसेप्ट बेसिस है। अगर आप उसमें हिंदी का यूटिलाइजेशन करोगे, देखो सिंपल सी बात है, जहां पे इंग्लिश बनी है इंग्लैंड में, क्या वहां पे हिंदी बोली जाती है, आप बोलोगे सर ना के बराबर। आप क्या बोलोगे, सर ना के बराबर। जब हिंदी नहीं बोली जाती, जिसने टेंसेस बनाया है, जिसने इंग्लिश क्रिएट की है, उनको हिंदी नहीं आती, तो आप हिंदी से अप्रोच क्यों करते हो। आपको ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, आपको एरर फाइंड करने हैं, आपको टेंसेस की कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। तो हिंदी से अप्रोच नहीं करना है, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस पढ़ना है। बात समझ में आ गई। सर ये पॉसिबल कैसे है, पॉसिबल ऐसे है कि आपको 12 के 12 टेंसेस में अगर आपको वर्ब की फॉर्म समझ में आ जाए कि किस टेंस में
किस टेंस के किस पार्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म हमें लगानी पड़ती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म हमें यूज करनी पड़ती है, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। मैंने क्या कहा, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना है। कल से हम शुरू करेंगे अपना जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक शुरुआत करेंगे कि इसके अफर्मेटिव, इसके नेगेटिव, इसके इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है, मतलब कि उसमें कौन कौन से कंसेप्ट में बात होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कब करते हैं, एंड उसके बाद पढ़ेंगे मुद्दे वाली बात की एग्जाम में उसमें से कैसे एरर आते हैं, कौन कौन चीजों को हमें समझना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो टेंसेस के बारे में मैंने जितना भी इसका इंग्रेडिएंट्स था, जो कुछ भी मुझे लगा कि बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। इतना सा इंग्रेडिएंट है, अगर आपको इतनी नॉलेज है जो मैंने बता दी कि वर्ब्स की फॉर्म क्या होती है, कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, किनका कब यूटिलाइजेशन किया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, उसके बाद टेंसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, टेंस क्या होता है, उसमें जो वर्ब होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आपने इतना सारा चीज सीख लिया तो टेंस की क्लास आपकी बहुत आराम से जाएगी। जिसको प्रॉब्लम्स है, जिनको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, आपको समझाया नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखी है, लाइक मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सेंटेंसेस, मैंने हर एक की वीडियो बना रखी है आपकी पहले ही बेसिक क्लास में। मैंने इसलिए सब कुछ कर रखा था, सब कुछ समझा रखा था, जिससे कि आपको बाद में आने वाली क्लासेस में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, एक चीज और है इसमें जो छूट रही है उसको समझा देता हूं। मैंने क्या कहा, एक चीज और है जो इसमें छूट रही है इसको समझा देता हूं। मैंने कहा कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है, जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, जब भी टेंसेस का जब हम पढ़ेंगे एडवांस में, तो जब इनका जिक्र होगा कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सी वर्ब आनी चाहिए, वो हम उस टेंस के पार्ट में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना रखते हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से पकाएंगे आप लोग। रेडी रहो पकाने के लिए, और बाद में बैठ के आराम से सभी लोग मस्ती के साथ खाएंगे। ऑल द बेस्ट।